बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे शोने से और पाड़े पाड़े से लिसनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमने जो इसका बाब शुरू करना है वो है 7वां बाब, हैरी पॉटर और पारस के पत्थर का। बोलती टोपी की आजमाइश। दरवाजा झूलता हुआ एकदम खुल गया। वहां स्याह बालों वाली एक दराज कद जादूगरनी सब्ज लंबे चोगे में मलबूस खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत कठोर था। उसे देख के हैरी के जहन में जो पहला ख्याल लपका वो ये था कि उसके साथ किसी किस्म का खिलवाड़ दुरुस्त नहीं होगा। प्रोफेसर मैकगोनागल, साले अव्वल के बच्चे पहुंच गए हैं, हैग्रिड ने नरम लहजे में कहा। शुक्रिया हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल ने जवाब दिया। उसने दरवाजे को चौड़े अंदाज में खोल दिया। साले अव्वल के बच्चे कई कितारों में अंदर दाखिल होने लगे। पहला दाखिली हाल इतना बड़ा था कि ड्रेसली खानदान का पूरा घर उसमें समा सकता था। ग्रिंगोट्स की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशलें रोशन थीं। छत इतनी ऊंची थी कि ऐसी निगाहों के अहाते में लाना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बलाई हिस्से में जाने के लिए संगे मरमर की शानदार सीढ़ियां उनके सामने मौजूद थीं। सख्त पथरीले फर्श पर वो लोग प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ मौजूद एक बड़े दरवाजे के अकब से हैरी को सैकड़ों बच्चों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले ही पहुंच चुके थे। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल साले अव्वल के बच्चों को इस दरवाजे की तरफ नहीं ले गईं जहां दूसरे बच्चे पहले ही मौजूद थे, बल्कि उन्हें उस दरवाजे के करीब एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया गया। सब बच्चे खामोश थे। वो एक दूसरे के साथ कंधों से कंधे मिलाए खड़े थे। उनकी नजरों में परेशानी के बादल रक्स कर रहे थे। वो इधर उधर देखकर वहां खड़े किए जाने का मकसद जानने के लिए बेताब थे। अमूमन इन्हें इतना करीब करीब खड़े होने का मौका नहीं मिला था। ये पहला मौका था कि वो एक दूसरे के साथ चिपके खड़े थे। हॉगवर्ड में आपको खुशामदीद कहा जाता है, प्रोफेसर मैकगोनागल की कड़कती आवाज कमरे में गूंजी। सालाना अयाम के आगाज की तकरीब पे ज़ियाफत कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि आप लोग बड़े हाल में अपनी नशिस्तों पर बैठ सकें, आपको अपने फ्रीक के लिए मुंतखब किया जाएगा। ये बहुत अहम मरहला है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका फ्रीक हॉगवर्ड में आपके घर जैसा होगा। तमाम तलबा और तालबात एक खानदान की तरह आपस में बर्ताव रखेंगे। आप लोग अपने फरीक के बाकी बच्चों के साथ जमातों में बैठेंगे, अपने फरीक के मखसूस अहाते में सोएंगे और फरीक के मखसूस हाल में अपना वक्त गुजारेंगे। गौर से सुन लीजिए, हॉगवर्ड में कुल 4 फरीक हैं, ग्रीफिंडर, हफलपफ, रेवेनक्ला और स्लेदरन। हर फरीक का अपना एक शानदार माजी है और हर एक में से बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियां निकली हैं। जब तक आप हॉगवर्ड में रहेंगे आपको अपना बर्ताव उम्दा और दोस्ताना रखना होगा। अच्छे बर्ताव के सिलसिले में आपको शाबाशी के पॉइंट्स दिए जाएंगे और कवानीन शिकनी और नापसंदीदा हरकत पर पॉइंट्स तफरीक किए जाएंगे। याद रखिए कि किसी एक तालिब इल्म या तालबा की गलत हरकत का खुमियाजा पूरे फरीक को भुगतना होगा। साल के आखिर में तो तमाम पॉइंट्स को शुमार किया जाएगा और जिस फरीक के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे इन्हें उम्दा कारकर्दगी और असूल ज़वाबित की पाबंदी पर हाउस कप दिया जाएगा, जो कि किसी मुस्तहसन एजाज से कम नहीं होगा। मुझे तवक्का है कि आप जिस भी फरीक में जाएंगे उसके लिए फखर का बाइस साबित होंगे। इंतखाब का मरहला पूरे स्कूल के सामने तय पाएगा और थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं आप लोगों को मशवरा देती हूँ कि आप लोग इंतज़ार करते हुए अपने आप को तैयार कर लें। प्रोफेसर मैकगोनागल की आंखें एक पल के लिए नेवल के चोगे पर जा रुकीं, जो इसके बाएं कान के नीचे बंधा हुआ था, और फिर रोन के नाक पर लगे हुए स्याह धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बालों को संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम आपके लिए तैयार हो जाएं तो मैं वापस आऊंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। ब्राय मेहरबानी खामोशी से यहाँ इंतजार कीजिए। वो कमरे से बाहर चली गई। हमें फरीक के लिए कैसे चुना जाएगा? हैरी ने थूक निकलते हुए रोन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होता होगा। फ्रेड ने कहा था कि उसमें बहुत तकलीफ होती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रहा था, रोन ने घबराए हुए अंदाज में कहा। हैरी का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इम्तिहान? वो भी पूरे स्कूल के सामने? मगर उसे तो अभी रत्ती भर जादू नहीं आता था। उफ खुदाया, उसे न जाने क्या करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ कदम रखते ही उसने किसी ऐसी चीज की तवक्का ही नहीं की थी। उसने अपने चारों तरफ फिक्रमंदी से देखा। वहां मौजूद सभी बच्चे सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। कोई भी ज्यादा बोल नहीं रहा था, सवाए हरमाइनी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए जादुई कलमात को बहुत तेजी से दोहरा रही थी।
और सोच रही थी कि उसे ना जाने कौन से जादुई कलमे का इस्तेमाल करना पड़ जाए। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों की तरफ उसका ध्यान न जाए। वो कभी इतना ज्यादा घबराया नहीं था, कभी भी नहीं। जब उसे अंकल वर्नन के पास स्कूल का वो शिकायती कार्ड ले जाना पड़ा, जिसमें लिखा था कि उसने ना जाने कैसे अपनी उस्तानी के पर्स को स्याह से नीला कर दिया था, वो तब भी नहीं घबराया था। उसकी आंखें दरवाजे पे जमी हुई थीं। किसी भी लम्हे प्रोफेसर मैकगोनागल वापस लौट सकती थी और उसकी किस्मत का फैसला किया जा सकता था। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो हवा में 1 फीट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे चीख उठे, क्या हमाकत है। उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 सफेद भूत अकबी दीवार से हवा में तैरते हुए अंदर आ गए थे, सच्चे मोतियों की तरह सफेद और कुछ हद तक शफाफ, जिनके आर पार देखा जा सकता था। ये भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और साले अव्वल के बच्चों की तरफ उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं थी। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। राहब की तरह दिखाई देने वाला फरबा और पस्ता कामत भूत कह रहा था, मेरे दोस्त राहब, क्या हमने पीव्स को वो सारे मौके फराहम किए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे। वो हम सबका नाम बदनाम कर रहा है और आप बखूबी जानते हैं कि वो सचमुच का भूत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। अचानक उसकी नज़र बच्चों पर पड़ी तो चौंक कर बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ग्लो बंद और चस्त कपड़ों में मलबूस एक भूत ने साले अव्वल के तलबा को देख लिया था। उसने जल्दी से कहा, ये यकीनन नए तलबा हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को फ्रीकों में मुंतखब करने के लिए यहाँ खड़ा किया गया है। इस मोटे पस्ता कामत राहब भूत ने मुस्कुरा कर पूछा। कुछ बच्चों ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे उम्मीद है तुम लोगों से हफल पफ के हॉल में मुलाकात होगी, उस पुस्ता कामत मोटे भूत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी वक्त कमरे में एक तीखी आवाज गूंजी, अब चलिए, इंतखाब का मरहला कुछ ही लम्हों में शुरू हुआ चाहता है। प्रोफेसर मैकगोनागल लौट आई थी। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार में तैरते हुए दाखिल हो गए। आप लोग कितार बना लें और मेरे पीछे पीछे आएं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। हैरी का बहुत बुरा हाल था। उसके पांव जैसे मनोवजनी हो गए थे। हैरी किसी रेत के भूरे की तरह लुढ़कता हुआ बढ़ा और कितार में उस लड़के के पीछे जा खड़ा हो गया जिसके बाल रेत के मानिंद सुरमई थे। रोन जल्दी से उसके पीछे आ खड़ा हो गया। फिर वो लोग कमरे से बाहर निकलकर बड़े दोहरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जहां से अब भी हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब हैरी दरवाजा पार करके बड़े हाल में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। हैरी ने कभी ख्वाब में भी इतनी दिलकश, हैरत अंगेज और ताबनाक जगह का तस्वुर नहीं किया था। यहाँ हजारों की तादाद में मोमबत्तियां रोशन थीं, जो इन 4 लंबी मेजों के बिल्कुल ऊपर हवा में मुअल्लिक तैर रही थीं, जहां बाकी तलबा नशिस्तें संभाले हुए बैठे थे। इन मेजों पर चमकती हुई सुनहरी तालाई प्लेटें और प्याले रखे हुए दिखाई दे रहे थे। इस हाल के तूलो अर्ज को दियो कामिद बहरी जहाज से तशबीह दी जा सकती थी। हाल के आखिरी हिस्से में एक बड़ा चबूतरा था जिस पर एक लंबी मेज बिछी हुई थी और वहां नफीस कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। हैरी ने सोचा कि वो यकीनन हॉगवर्ट्स स्कूल के उस्ताद ही हो सकते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल साले अव्वल के बच्चों को चबूतरे तक ले गईं ताकि वो लोग बाकी तलबा के सामने खड़े हो सकें। उनका चेहरा तलबा की तरफ कर दिया गया था और उनकी पुष्ट पर तमाम उस्ताद मौजूद थे। इन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की जर्द हिलती हुई रोशनियों में सर्द लालटेनों की तरह दिखाई दे रहे थे। तलबा की भीड़ के दरमियान कहीं कहीं सफेद धुंध और चांदी की तरह चमकते हुए भूत भी नजर आ रहे थे। घूरती हुई आंखों से बचने के लिए हैरी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा लिया ताकि वो इनकी चुभती हुई निगाहों से बच सके। ऊपर चमकते हुए सितारों से भरी हुई छत नजर आई। ऐसे लगता था जैसे हाल की दीवारें खुले आसमान में कहीं जाकर गुम हो गई हों। उसने हरमाइनी ग्रेंजर को बड़बड़ाते हुए सुना, जो कह रही थी, इस पर जादू किया गया है ताकि ये बाहर के आसमान की तरह दिखाई दे। हॉगवर्ड का पसे मंजर नामी किताब में मैंने ये पढ़ा है। ये यकीन करना महाल था कि ऊपर छत थी या नहीं, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा हाल सीधे आसमान में खुलता है। जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने बिना कुछ कहे 4 पैरों वाला एक स्टूल साले अव्वल के बच्चों की कतार के सामने रख दिया, तो हैरी ने जल्दी से सर झुकाकर नीचे की तरफ देखा। स्टूल के ऊपर प्रोफेसर मैकगोनागल ने जादूगरों की एक पुरानी टोपी रख दी जिसकी नोक उभरी हुई थी। ये टोपी किसी कदर खस्ता हाल नजर आती थी, मैली कुचैली, और इसमें बहुत पेमन लगे हुए थे। हैरी ने उसे देख के सोचा कि आंटी पतूनिया तो कभी भी इस टोपी को अपने घर में घुसने की इजाजत नहीं देती। शायद इन लोगों को टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखाना होगा। हैरी का तखय्युल उसके काबू से बाहर निकलने लगा था। यही हो सकता है। उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे, इसीलिए वो भी इसकी तरफ घूरने लगा। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही, फिर टोपी ने अपनी जगह से हरकत की।
اس کی بلائی سلائی چوڑی کھل گئی جیسے یہ اس کا منہ ہو۔ پھر ٹوپی نے بے ڈھنگی آواز میں گانا شروع کیا۔ شاید تمہیں لگے گا میں خوش شکل نہیں ہوں، مگر تم اپنی آنکھوں کے دیکھے پہ مت کرو اعتبار۔ مجھ سے زیادہ سمجھدار ٹوپی ڈھونڈے نہ ملے گی، چاہے تم آسمان کو چھو لو، چاہے تم لو زمین کنگھال، چاہے تمہارے پاس ہو باؤلر کا دمکتا سیاہ ہیٹ، یا پھر ہو تمہارے پاس ریشمی اور اونچی ٹوپیاں۔ میں ہوں ہوگورٹ کی منتخب کرنے والی ٹوپی، ان سب سے ہوں میں زیادہ اہم اور اچھی۔ تمہارا دماغ جو ہے وہ مجھ سے نہیں چھپا، بولتی ٹوپی سب دیکھ سکتی ہے، یہ مانے ہے ہوا، اسی لیے مجھے پہن لو، میں تمہیں دوں گی بتا، کس کس فریق میں تمہیں مجھے رکھنا ہے روا۔ کنکھیوں مت گھورو مجھے بلکہ یہ سب جان لو، جو جو خوبیاں میں دیکھ سکتی ہوں اسے تم مان لو۔ تمہیں بھیجا جا سکتا ہے شیر دل گریفنڈر میں، ان کی ہمت حوصلگی اور دلداری کو پہچان لو، جو تمہیں ہمیشہ الگ کرتا ہے دوسروں سے۔ گریفنڈر کی ان خوبیوں کو پلے باندھ لو۔ تمہیں بھیجا جا سکتا ہے ہفل پف فریق میں، راست گوئی حب وفا شاری کے شفیق میں۔ ہفل پف کے بچے ہوتے ہیں ہمیشہ سچے، محنت سے نہیں چونکتے مستقبل یا عتیق میں۔ یا تمہیں مل سکتی ہے ریون کلا کی سمجھداری، تیز دماغ، فہم و فراست اور سچی دیانتداری۔ حاضر جواب ملیں گے وہاں تمہیں سب لوگ، بزلہ سنجی راست گوئی کی جنہیں ہے بیماری۔ یا پھر کھل سکتی ہے سلیدرن میں بھی، سچے دوستوں اعلیٰ اذہان کے آنگن میں بھی، چلاکی عیاری بے مثل تعلیم سے مالا مال، اچھے برے کی تمیز سمجھائے کندن میں بھی۔ جلدی مجھے سر پر پہن لو، ڈرو مت مجھ سے، تم ہمیشہ ہی محفوظ رہو گے، فکر مت مجھ سے، تم ہو تمہاری دوست اور تمہاری رہبر، مستقبل کے فیصلے حاصل کر لو مجھ سے۔ جب بولتی ٹوپی نے اپنا گیت پورا کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ٹوپی نے چاروں میزوں کی طرف دیکھ کے اپنا سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے اسٹول پر گر گئی۔ تو ہمیں صرف ٹوپی پہننی ہوگی؟ رون نے ہیری سے بڑبڑا کر کہا۔ میں فریڈ کو جان سے مار ڈالوں گا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اذیت ناک مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ہیری دل ہی دل میں ہنس دیا۔ ہاں، ٹوپی پہننا جادوئی کلمے پڑھنے سے لاکھ درجے اچھا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کاش وہ تنہائی میں ٹوپی پہن سکتا، کاش ٹوپی پہنتے وقت اسے اتنے سارے لوگ نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ٹوپی نے ان لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا رکھی تھیں۔ ہیری کو اس وقت ایسا محسوس ہوا تھا کہ نہ تو وہ واقعی بہادر ہے، نہ ہی حاضر جواب، اور نہ ہی چالاک۔ اگر ٹوپی نے ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی الگ فریق بنایا ہوتا تو اس کے لیے وہی فریق موزوں ہوتا۔ پروفیسر میکگونگل ہاتھ میں چرمئی کاغذ کا لمبا گولا لے کر آگے بڑھی۔ جب میں آپ کا نام پکاروں تب آ کر آپ ٹوپی پہنیں گے اور اسٹول پر بیٹھ جائیں گے تاکہ آپ کو منتخب کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک نام پکارا، ہینا ورٹ۔ گلابی چہرے، لمبی چوٹی اور بھورے بالوں والی ایک لڑکی قطار سے باہر نکلی۔ اس نے ٹوپی پہنی اور اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ٹوپی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی اور پھر ایک پل بعد وہ ٹوپی چلائی، ہفل پف۔ جب ہنا دائیں طرف کی ہفل پف کی میز پر بیٹھنے کے لیے چلی گئی تو وہاں سے تالیوں اور خوشی چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ ہیری نے دیکھا کہ موٹا اور پستہ قامت بھوت ہنا کی طرف دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ سوزن بونز، پروفیسر میکگونگل کی آواز سنائی دی۔ ہفل پف، ٹوپی ایک بار پھر چلائی اور سوزن بھی ہنا کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے چل دی۔ ٹیری بوٹ، ریون کلا، ٹوپی چلائی۔ ایک بار بائیں طرف سے دوسری میز پر تالیوں کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ ٹیری کے پاس آنے پر ریون کلا کے کئی طلبہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مینڈی بروکلہرسٹ، پروفیسر میکگونگل بولی۔ وہ بھی ریون کلا میں چلا گیا، لیکن لیونڈر براؤن پہلی نئی گریفنڈر فریق کی طالبہ منتخب ہوئی اور سب سے بائیں طرف کی میز پر خوشی کا شور گرج اٹھا۔ ہیری دیکھ رہا تھا رون کے جڑواں بھائی سیٹی بجا رہے تھے۔ میلیسینٹ بالسٹروڈ پہلی سلیدرن کی طالبہ منتخب ہوئی۔ شاید سلیدرن کے بارے میں اس نے جو سنا تھا اس کی وجہ سے یہ ہیری کا تصور ہو، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ سلیدرن کے طلبہ برے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے پرانے سکول میں کھیل کود کے وقفے میں کھلاڑی بانٹتے وقت کیا ہوتا تھا۔ اسے ہمیشہ سب سے آخر میں منتخب کیا جاتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اچھا نہیں کھیلتا تھا، بلکہ اس لیے کہ کوئی بھی ڈڈلی کے سامنے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں۔
जस्टिन फंच फ्लिचली, हफलपफ। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी फ्रीक के नाम का ऐलान फौरन ही कर देती थी और कई बार उसे फैसला करने में थोड़ा वक्त लगता था। सीमस फिनिगन, जो किताब में हैरी के आगे खड़ा रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का था, स्टूल पर करीबन 1 मिनट तक बैठा रहा और उसके बाद टोपी ने उसे ग्रीफिंडर में मुंतखब कर लिया। हरमाइनी ग्रेंजर, हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने बेताबी से अपना सर टोपी में घुसा दिया। हैरी को उसका अंदाज देखकर किसी कदर हैरत हुई। ग्रीफिंडर, टोपी ने चिल्लाकर कहा। न जाने क्यों रोन के मुंह से आह निकल गई। हैरी के दिल में एक दहशत अंगेज ख्याल उड़ कर आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता तो उसके दिल में हमेशा डरावने ख्यालात ही आते हैं। तब क्या होगा अगर उसे मुंतखब ही ना किया जाए? क्या होगा कि अगर वो टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और कुछ देर बाद प्रोफेसर मैकगोनागल उसके सर से टोपी हटा कर कहें कि कहीं गलती हुई है और उसे वापस रेलगाड़ी में बैठकर घर रवाना हो जाना चाहिए। जब मेंढक गुम करने वाला लड़का नेवल लॉन्ग बॉटम का नाम लिया गया तो वो स्टूल तक जाते वक्त गिर पड़ा। टोपी को नेवल के बारे में फैसला करने में बहुत देर लगी थी। जब वो आखिरकार ग्रीफिंडर का नाम चिल्लाई तो नेवल उसे उतारे बगैर ही दौड़ पड़ा। हर तरफ कहकों का हंगामा बर्पा हो गया। वो नदामत से वापस लौटा और उसने टोपी मुराक मैकडिगल को दे दी। जब मेलफॉय का नाम पुकारा गया तो वो अकड़ते हुए अंदाज में आगे बढ़ा और उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक फैसला हुआ। टोपी ने उसके सर को छुए बिना ही चीखते हुए स्लेदरन का नाम पुकारा। मेलफॉय अपने दोस्त क्रैब और गोयल के पास चला गया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। मोन, नोट, पार्किंसन, फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटेल और पाटेल, फिर सेली एंड पोर्ट्स और फिर आखिरकार हैरी पॉटर। हैरी पॉटर, प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए पुकारा। जब हैरी पॉटर आगे आया तो अचानक हाल में सरगोशियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। पूरे हाल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाजें भिनभिना रही थीं। क्या कहा? पॉटर? हैरी पॉटर? क्या ये सच है? हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर चढ़ाने से पहले जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि हाल के लोग उसी ठीक तरह से देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊंची कर रहे थे। अगले पल वो टोपी के स्याह अंदरूनी हिस्से को घूर रहा था। वो धड़कते हुए दिल से ऐलान का इंतजार करने लगा। उसके कान में एक धीमी सी आवाज पड़ी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। काफी हिम्मत दिखाई देती है। दिमाग भी तेज है तुम्हारा। बहुत खूबियां हैं तुम्हारे अंदर। उफ खुदाया, हाँ, अपनी शनाख्त पैदा करने का इरादा भी है। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? स्लेदरन, स्लेदरन नहीं, स्लेदरन नहीं। हैरी ने स्टूल के किनारों को मजबूती से पकड़ते हुए सोचना शुरू किया। स्लेदरन नहीं? धीमी आवाज में ताज्जुब का आंसर था। क्या तुम्हें यकीन है? सोच लो, तुम बुलंदियों को छू सकते हो और अजमत पाने की सारी खूबियां तुम्हारे अंदर पोशीदा हैं और स्लेदरन तुम्हारी काबिलियत को निखारने में मुआवनत देगा। इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें किस फरीक में मुंतखब करूं? ठीक है, ग्रीफिंडर। हैरी ने ये सुन लिया था कि बोलती टोपी ने आखिरी अल्फाज निहायत बुलंद आवाज में कहे थे, जो यकीनन हाल में बैठे हर फर्द को सुनाई दिए होंगे। उसने सर पे से टोपी उतारी और कांपते हुए कदमों से ग्रीफिंडर की मेज की तरफ बढ़ गया। ग्रीफिंडर में मुंतखब हो जाने और स्लेदरन में ना भेज जाने पर वो इस कदर खुश था कि उसके अंदर राहत के सूते फूट पड़े। उसकी तवज्जो इस तरफ जा ही नहीं सकी कि उसके मुंतखब होने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थीं। ग्रीफिंडर का मॉनिटर परसी उठा और उसने हैरी से बड़े जोशो खरोश से हाथ मिलाया, जबकि जुड़वा वीजली भाई जोर से चीखे, हमें हैरी पॉटर मिल गया, हमें हैरी पॉटर मिल गया। हैरी इस ग्लोबन पहने हुए भूत के सामने बैठ गया जिसे वो पहले देख चुका था। भूत ने खुशी से उसका बाजू थपथपाया और हैरी को अचानक ऐसा डरावना एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वो ऊंचे स्टूल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब वाले किनारे पर हैग्रिड बैठा हुआ दिखाई दिया। हैरी और हैग्रिड की नजरें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे मुबारकबाद दी। हैरी ने जवाबन चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी। वो वहां ऊंचे स्टूल के बिल्कुल अकब में एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डंबलडोर बैठे दिखाई दे रहे थे। हैरी ने उन्हें फौरन ही पहचान लिया, क्योंकि वो रेलगाड़ी में चॉकलेटी मेंढक वाले कार्ड में उनकी मुतहरिक तस्वीर देख चुका था। डंबलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौते मुनफरिद थे जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर क्यूरल को भी पहचान लिया था, जो अपनी घबराहट के साथ वहां विराजमान थे।
हैरी उनके साथ लकी कॉर्डन में मुलाकात कर चुका था। सर पर भारी भरकम अरगवानी रंग की पगड़ी पहने वो इस वक्त बड़े अजीब दिखाई दे रहे थे। अब मुंतखब किए जाने वाले बच्चों में सिर्फ 3 लोग ही बाकी बचे थे। डीन थॉमसन एक स्याह फार्म लड़का था जो कि रॉन की तरह निकलते हुए कद का मालिक था। उसके साथ रॉन खड़ा था और उसका चेहरा अभी तक फक पड़ा था। और तीसरी लड़की लीजा ट्रीपेन थी। लीजा ट्रीपेन को रेवन क्ला के लिए मुंतखब किया गया। फिर रॉन की बारी आई। उसका चेहरा अब पीला सब्ज हो गया। हैरी ने मेज के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध ली और एक सेकंड बाद टोपी ने चिल्लाकर ग्रीफिंडर का ऐलान किया। जब रॉन उसके पास वाली नशिस्त पर धम से बैठ गया तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाईं। शाबाश, बहुत अच्छे रॉन, पर्सी वीजली ने जोशीले अंदाज में कहा। वीजली जुड़वा भाइयों ने शरारती अंदाज में रॉन को छेड़ा। रॉन उनकी तरफ देखकर आग बगोला सा हो गया। फिर डीन थॉमसन भी ग्रीफिंडर फ्रीक में मुंतखब किया गया था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चुरमई कागज के गोले को लपेटा और बोलती टोपी उठाकर चली गई। हैरी ने अपनी खाली सुनहरी प्लेट की तरफ देखा। उसे अब जाकर इस बात का एहसास हुआ कि उसे किसी कदर भूख लगी हुई थी। पेड़ में भूख के मारे मरोड़ उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कद्दू के समोसे खाए हुए सदियां बीत चुकी थीं। उसी वक्त एल्बस डम्बलडोर अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए। वो सब तलबा की तरफ देखकर धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उनके दोनों बाजू पहलू में उठे हुए थे और उनका सफेद लहराता हुआ चोगा ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे वो आसमान की बुलंदियों में खड़े हों। उनके चेहरे पे ऐसे जज्बात की झलक आया थी जैसे उन्हें तलबा के मासूम चेहरे देखकर बेहद खुशी और फरहत मिल रही हो। उनके लहराते हुए हाथों को देखकर पूरे हॉल में खामोशी छा गई। खुश आमदीद, उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा। हॉगवर्ड में नए साल में सबको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि हम लोग ज़ियाफ़त से लुत्फ़अंदोज़ हों, मैं चंद अल्फाज कहना चाहूँगा, और वो अल्फाज ये हैं: अहमक सूजी हुई आंखें, मुतफरिक जज्बात और तकलीफ। आप सबका शुक्रिया। वो अपनी नशिस्त पर वापस बैठ गए। सब लोगों ने खुश होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। हैरी को समझ में कुछ नहीं आया था कि उनकी बात पर हंसना चाहिए था या नहीं। क्या वो थोड़े पागल हैं? हैरी ने पर्सी से सरगोशी से पूछा। पागल? पर्सी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और हल्के फुल्के अंदाज में कहा, वो जोहर काबिल हैं, दुनिया के बेहतरीन जादूगर, लेकिन हाँ, वो थोड़े से खिसके हुए जरूर हैं। तुम आलू लेना पसंद करोगे हैरी? हैरी का मुंह खुले का खुला रह गया। उसके सामने की प्लेटें अब रंग बिरंगे खानों से लबरेज दिखाई दे रही थीं। उसने सारी मनपसंद चीजें एक ही मेज पर पहले कभी नहीं देखी थीं। भुने गाय के गोश्त के पार्चे, भुने साले मुर्ग, बकरे की चांपें, लजीज कीमा, मटन कड़ी, टिक्के, कबाब, मछली के कतले, उबले आलू, भुने सालम आलू, तले हुए परिंदे, मटर के दाने, गाजरें, शोरबा, यखनी, चिप्स और टमाटर चटनी। इसके अलावा किसी अजीब तर्ज के पुदीने वाले हैमबर्गर। ड्रजली खानदान में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, लेकिन उसे उसकी पसंदीदा चीजें खाने के लिए भी नहीं दी जाती थीं। हैरी को जो चीज सचमुच चाहिए होती थी उसे डडली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वो बीमार ही क्यों ना पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मटन कड़ी के अलावा बाकी सब चीजें थोड़ी थोड़ी डाल ली और खाने पर टूट पड़ा। सब अशिया बेहद लजीज और खुश जायका थी। देखकर अच्छा लगता है, गुलाबी ग्लोबन पहने हुए भूत ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को गोश्त के पार्चे को काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? नहीं, गुज़श्ता 400 सालों से कुछ नहीं खाया है, भूत ने कहा। जाहिर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कमी अक्सर सताती है। मुझे नहीं लगता मैंने अपना तारुफ कराया है। मेरा नाम सर निकोलस डे मम्सी पोर्पिंगटन है। मैं ग्रीफिंडर हॉल का भूत हूँ। मैं जानता हूँ आप कौन हैं, रॉन ने अचानक कहा। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप लगभग सरकटे हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सर निकोलस डे मिम्सी के नाम से ही पुकारो, भूत ने थोड़ा तिनक कर कहा। लेकिन रेत जैसे बालों वाला फेमस फिनिगन दरमियान में ही बोल पड़ा। लगभग सरकटा? कोई आदमी लगभग सरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस के चेहरे पे नाखुशगवार कैफियत छा गई। ऐसे लग रहा था जैसे ये गुफ्तगू इस मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रही जिसकी जानिब वो इसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह, सर निकोलस ने चिढ़ते हुए कहा। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे झटका दिया। उसका पूरा सर उखड़कर गर्दन के पास से लटक गया और कंधों पर गिर पड़ा। ऐसे लगता था जैसे वो किसी कब्जे के सहारे झूल रहा हो। साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने इनका सर काटने की कोशिश की थी, लेकिन ये काम ठीक तरह से नहीं किया था। उनके चेहरे पे हैरानी और परेशानी की लहरें देखकर सर निकोलस ने खुश होकर अपना सर दोबारा वापस अपनी गर्दन पर ऐसे जमा दिया
जैसे वो कभी उखड़ा ही ना हो। ग्रीफिंडर के नए तालिबे इल्मों, मुझे उम्मीद है कि इस साल सालाना हाउस कप जीतने में भी तुम लोग हमारी भरपूर मदद करोगे। ग्रीफिंडर इतने लंबे अरसे तक बगैर जीते हुए कभी नहीं रहा है। स्लेदरन लगातार 6 साल से हाउस कप जीत रहे हैं। मेरे लिए स्लेदरन के भूत की खुशी को बर्दाश्त करना बेहद दुश्वार होता जा रहा है, सर निकोलस ने खांसते हुए कहा। हैरी ने स्लेदरन के मेज की तरफ निगाह दौड़ाई। वहां पे एक खौफनाक सूरत भूत बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी घूरती आंखें बेहद हैबतनाक थीं। उसका चेहरा दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से लथड़े हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो भूत मेल्फॉय के ठीक पास बैठा हुआ था, जो उसकी नशिस्त पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सीमस ने बड़े इश्तियाक से पूछा। मैंने कभी उससे पूछा नहीं, सर निकोलस ने बड़ी नजाकत से जवाब दिया। जब सबने पेट भरकर खाना खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी निगाहों के सामने प्लेटों में से गायब हो गया और प्लेटें पहले की मानी चमकती हुई साफ सुथरी दिखाई दी। एक ही लम्हे बाद खीर, फिरनी और शहद मिला दलिया इनके सामने जाहिर हो गया। अब उनके सामने हर जायके की यकबस्ता आइसक्रीमें, सेब के पेड़े, गुड़ के लौंग चिड़े, चॉकलेटी पेस्ट्रियां और मुरब्बे वाली बालूशाही, मीठा स्ट्रॉबेरीज जेली, चावलों का जर्दा, स्पंज केक सजे हुए थे। जब हैरी ने गुड़ के लौंग चढ़े खाना शुरू किए तो गुफ्तगू का महवर उनके घर की तरफ मुड़ गया था। मैं मिलावटी हूँ, सीमस ने कहा। मेरे डैडी मागल हैं और मेरी मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने जादूगरनी होने की बात तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। ये सुनकर मेरे डैड के होश उड़ गए थे। ये सुनकर बाकी लोग हंस पड़े। और तुम नेवल? रॉन ने पूछा। मेरी दादी ने मुझे पाला है, वो जादूगरनी है, नेवल ने बताया। लेकिन पूरा खानदान यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मागल था। मेरे ग्रेट अंकल एलेगी मुझे हमेशा अपने कब्जे में रखने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबक हासिल कर लें। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैक पोल बंद के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं पानी से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। मैं उस वक्त 8 साल का था। एक दिन एलेगी अंकल चाय की दावत पर घर आए और उन्होंने उस दिन मुझे पैरों से पकड़कर 12वीं मंजिल से नीचे उल्टा लटका दिया। इस लम्हे मेरी ग्रेट आंटी एंडी ने इन्हें खाने के लिए अंडों वाला केक दिया। ध्यान बढ़ जाने की वजह से अंकल एलेगी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं छूटकर नीचे गिरता चला गया, पूरे बागीचे और सड़क तक। वो लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने के लायक थे। वो सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने की जितनी सलाहियत बिल्कुल नहीं है। जब लैगी अंकल को मेरे दाखिले का यकीन हो गया तो वो इस कदर खुश हुए कि उन्होंने खुद जाकर मुझे मेंढक खरीद कर दिया। हैरी के दूसरी तरफ पर्सी विजली और हरमाइनी ग्रेंजर पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि वो लोग फौरन पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी दिलचस्पी खास तौर पर तब्दीली हैयत के मजमून में है, यानी किसी चीज को दूसरी चीज में बदलना। जाहिर है उसे समझना बहुत मुश्किल है, पर्सी ने जवाब दिया। इब्तदा में तुम्हें छोटी चीजें समझाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इस तरह की चीजें। हैरी के बदन में अब हरारत पैदा हो चुकी थी। उसे नींद के झोंके आने लगे। उसने एक बार फिर ऊंची मेज की तरफ देखा। हैग्रिड अपने बड़े प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल हेडमास्टर डंबलडोर से बातें कर रही थी। अजीबोगरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्यूरल एक दूसरे उस्ताद से बातें कर रहे थे। इस प्रोफेसर के बाल स्याह और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी हुई और जिल्द की रंगत जर्द थी। ये एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले प्रोफेसर ने प्रोफेसर क्यूरल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधा देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज और चुभता हुआ दर्द उठा। आउच! हैरी ने लाशौरी तौर पर अपना एक हाथ माथे पर रख लिया। क्या हुआ हैरी? पर्सी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, हैरी ने आहिस्तगी से कहा। वो जिस तरह अचानक आया था उसी तरह अचानक मिट गया, लेकिन प्रोफेसर की नजरों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। ये एहसास कि वो हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रोफेसर क्यूरल से बात करने वाले उस्ताद कौन है? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्यूरल को पहले से ही जानते हो। कोई हैरानी की बात नहीं कि क्यूरल इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर स्नेप से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई मुरक्कबात का मजमून पढ़ाते हैं, लेकिन ये मजमून हरगिज पढ़ाना नहीं चाहते। सबको मालूम है कि वो क्यूरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। तारीख जादू से महफूज रहने का फन। तारीख जादू के बारे में प्रोफेसर स्नेप को बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है। हैरी कुछ लम्हों तक प्रोफेसर स्नेप को देखता रहा, मगर उसने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। आखिरकार उनके सामने रखी हुई शीरनी की अशिया भी गायब हो गईं। उसी लम्हे प्रोफेसर डंबलडोर एक बार फिर उठ खड़े हुए। हाल में खामोशी छा गई।
اچھا، اب ہم کھا پی چکے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ سال کے آغاز میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سال اول کے بچے خاص طور پر دھیان سے سنیں کہ تاریک یا اندھیرے جنگل میں کسی بھی حالت میں کوئی فرد نہیں جائے گا، اور ہمارے کچھ سینئر طلبہ بھی اس بات کا پورا دھیان رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ڈمبلڈور نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کا رخ ویزلی جڑواں بھائیوں کی طرف موڑ دیا تھا جو مسکرا رہے تھے۔ ہمارے چوکیدار مسٹر فلچ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سب کو یاد دلا دوں کہ مضامین کے پیریڈ کے دوران راہداریوں میں جادو کرنا منع ہے۔ کیوڈچ کی باقاعدہ مشقیں شمشاہی کے دوسرے ہفتے میں شروع کی جائیں گی۔ اپنی فریق کی ٹیم کے لیے کھیلنے میں جس کی دلچسپی ہو وہ میڈم ہوس سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال تیسری منزل کے دائیں حصے کی راہداری کو بند کر دیا گیا اور اس میں جانے کی ممانعت ہے۔ مہم جوئی کے شوق کے باعث آپ یقیناً دردناک موت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیری اس بات پر ہنس پڑا۔ وہ ان گنے چنے افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے ایسا کیا۔ وہ سنجیدہ تو نہیں ہے؟ اس نے پرسی کے کان میں سرگوشی کی۔ بالکل ہوں گے، پرسی نے ڈمبلڈور کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ عجیب ہے کیونکہ عام طور پر وہ ہمیشہ ہمیں وجوہات بتاتے ہیں کہ ہمیں کہیں پر جانے کی اجازت کیوں نہیں حاصل ہوگی۔ سب جانتے ہیں کہ جنگل میں خونخوار جانور اور درندے رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کم از کم نہیں، ہم مانیٹروں کو تو وجہ بتانی چاہیے تھی۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم بستر پر جائیں، ہم اپنے اسکول کا گیت گائیں گے، ڈمبلڈور نے بلند آواز میں کہا۔ ہیری نے دیکھا کہ باقی اساتذہ کی مسکراہٹیں تھوڑی سمٹ گئی تھیں۔ ڈمبلڈور نے اپنی چھڑی کو ہلکا سا جھٹکا دیا جیسے وہ اس کے سرے سے مکھی بھگانا چاہتے ہوں۔ ایک لمبا سنہری ربن چھڑی سے باہر نکلا جو میزوں کے اوپر اٹھ گیا اور سانپ کی طرح لہراتے ہوئے الفاظ میں بدل گیا۔ سب اپنی من پسند دھن منتخب کر لیں اور اب ہم شروع کرتے ہیں، ڈمبلڈور نے کہا۔ بڑے ہال میں یہ الفاظ گونج اٹھے۔ ہوگورٹ ہوگورٹ جھوم جاؤ ہوگورٹ، مہربانی کر کے ہمیں کچھ سکھاؤ جھٹ پٹ، چاہے ہم بوڑھے ہوں اور ہوں گنجے منجے یا پھر چھلے گھٹنوں والے لڑکے نٹکھٹ، تھوڑا دلچسپ جادو ہمارے سر میں تم بھر دو۔ دور سے آئے ہیں تمہارے پاس جھٹنا جھٹ، ابھی ہماری کھوپڑی میں صرف ہوا بھری ہے، ہمارے دماغ کی کھڑکیوں پر دو دستک کھٹا کھٹ، اور ہے میرا من مکھیوں اور کچرے جیسا سامان، نکھارو دھو اور پھر سے دو سنوارو دھرپٹ، ہمیں سکھاؤ جاننے کے لائق جو ہیں چیزیں، یاد دلاؤ جو ہم بھول چکے مستی میں فٹافٹ، اپنی بہترین کوشش کرو، باقی ہم کر لیں گے، زندگی میں کے بادلوں میں ہو رہی ہے گھٹا گھٹ، سکھاؤ جب تک ہے ہمارا دماغ نے پک جانا، دل سے خوشی پھوٹے اور آنکھوں سے نما نٹ۔ ہر ایک نے یہ گیت الگ الگ وقت میں ختم کیا تھا۔ آخر میں ویزلی جڑواں بھائی ہی بہت دھیمی ماتمی سروں میں گا رہے تھے۔ ڈمبلڈور نے اپنی چھڑی سے ان کی آخری سطروں کو دوبارہ ظاہر کیا۔ گیت ختم ہونے پر باقی لوگوں نے تالیاں بجائیں اور ڈمبلڈور نے سب سے تیز تالی بجائی۔ عمدہ سروں کا انتخاب، انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں جو جادو کرتے ہیں یہ اس سے بڑا جادو ہے۔ اب سونے کا وقت ہو چکا ہے، جائیے اور اپنے بستروں میں گھس جائیے۔ گریفنڈر کے منتخب سال اول کے بچے آپس میں باتیں کرتے ہوئے طلبہ کے ہجوم کے درمیان سے گزرتے ہوئے پرسی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہ لوگ بڑے ہال سے باہر نکلے اور سنگے مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ ہیری کے پیر ایک بار پھر بہت وزنی ہو رہے تھے، لیکن صرف اس لیے کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا اور اس نے زیادہ کھا لیا تھا۔ غنودگی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اسے اتنی نیند آ رہی تھی کہ اسے یہ دیکھ کر بھی حیرت نہیں ہوئی کہ راہداریوں میں لگی تصویروں کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے وقت اشارے کر رہے تھے۔ جب پرسی دوبارہ انہیں دروازے سے لے گیا جو پھسلنے والے چکنے فرش اور جھولتے ہوئے دبیز پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے تو بھی اسے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ سب بچے جمائیاں لیتے ہوئے اور اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ سیڑھیاں تھیں کہ شیطان کی آنت کی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ہیری سوچ رہا تھا ابھی انہیں کتنی دور اور جانا پڑے گا۔
अचानक परसी रुक गया। छड़ियों का एक बड़ा गठरा रास्ते के बिल्कुल दरमियान हवा में तैर रहा था। जब परसी आगे बढ़ा तो गठरे से छड़ियां एक एक करके उन पर गिरने लगीं। पीव्स, एक शरारती भूत, परसी ने साले अव्वल के बच्चों को बड़बड़ाकर आगाह किया। पीव्स, सामने आओ, उसने ऊंची आवाज में कहा। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने गुब्बारे में हवा निकाल दी हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुला लूं? परसी ने चीख कर कहा। पटाख जैसी आवाज के साथ एक तारीक आंखों और चौड़े चेहरे वाला पस्ता कद आदमी सामने जाहिर हो गया, जो हवा में तैर रहा था और छड़ियों के गट्ठर पकड़े हुए था। वाह, क्या बात है, उसने सफाकाना खिलखिलाहट के साथ कहा। साले अव्वल के बच्चे, एली एली, कितने मजेदार बच्चे हैं, लुत्फ आएगा। वो अचानक उनकी तरफ झपटा। सब ने अपने सर झुका लिए। पीव्स, दूर हटो उनसे, वरना मैं खूनी नवाब को इसके बारे में बता दूंगा। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। पीव्स, परसी ने गरजती हुई आवाज में कहा। पीव्स ने अपनी जुबान बाहर निकालकर उसे चढ़ाया और फिर हवा में तहलील हो गया, लेकिन जाते जाते उसने छड़ियों के गट्ठर को नेवल के सर पर फेंक दिया। उन्होंने इसे दूर जाते हुए सुना और जाते जाते वो जरा बख्तर के सजावटी अंगरखे से जानबूझकर टकराता हुआ गया। जब वो दोबारा चल पड़े तो परसी ने पीछे मुड़े बगैर बताया, तुम्हें पीफ से जरा बचकर रहना पड़ेगा। सिर्फ खूनी नवाब ही वाहिद भूत है जो इसे काबू में रख सकता है। खूनी नवाब स्लेदरन के हाल का भूत है। पीव्स हम मोनीटरों तक की भी नहीं सुनता। लो, हम पहुंच गए। राहदारी के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशमी पोशाक में एक बहुत फरबा औरत की तस्वीर टंगी हुई थी। वो उन्हें देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। जब वो उसके सामने पहुंचे तो वो बोली, शनाख्त कराइए, कैप्टन ड्रैकनोस, पर्सी ने तेज आवाज में कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुकी और दीवार में एक बड़ा सा गोल सुराख दिखाई दिया। वो सब इसमें से गुजरते हुए अंदर दाखिल हुए। नेवल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी और इन लोगों ने खुद को ग्रीफेंडर के हाल में पाया। ये गद्देदार कुर्सियों से भरा हुआ एक शानदार बड़ा कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया। चक्करदार सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिरे पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वो बुलंद और बाला मीनार में पहुंच चुके थे। उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तर सीधे किए। वो 5 पलंग थे, जिस पर गहरे सुर्ख रंग के मखमल के पर्दे लगे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वो इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना यूनिफॉर्म उतारा और पजामे पहने और फिर बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रोन ने पर्दे के पीछे से हैरी को मुखातिब किया। दूर हटो स्कैबर्स, वो मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी ने रोन से पूछने वाला था कि क्या उसने गुड़ वाले लौंग चढ़े खाए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, हैरी फौरन ही नींद की वादी में उतरता चला गया। शायद हैरी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने अजीब सा ख्वाब देखा। वो प्रोफेसर क्यूरल की पगड़ी पहने खड़ा था, जो इससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे फौरन स्लेदरिन में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वो स्लेदरिन में नहीं रहना चाहता। पगड़ी भारी होती चली गई। हैरी ने उसे उतार फेंकने की कोशिश की, लेकिन पगड़ी उसके सर पर कसती चली गई, जिससे उसे दर्द होने लगा। और फिर वहां पर मेलफॉय दिखाई दिया, जो उसे पगड़ी से दिगा मुश्ती करते हुए देखकर इस्तेहजाइया अंदाज में हंसने लगा। फिर मेलफॉय मुड़ी नाक वाले प्रोफेसर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और सर्द सफाकाना होती चली गई। सब्ज रोशनी की एक चकाचौंध बर्पा हुई और हैरी पसीने में शराबूर कामता हुआ जाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने करवट बदली और फिर से सो गया। अब वो अगले ही दिन सुबह को बेदार हुआ था। वो रात के अजीबो गरीब ख्वाब को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। ओके जी, ये बाब भी खत्म हो गया है हमारा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट बाब के साथ जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।